गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली बुक में यूनिट सेकंड में है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में थी आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक थी इसमें जो आपने करवाई थी इससे पहले मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीनों थी फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट्स में रहेगी आपके एक तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके साथ में C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक रहेगी इसमें ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट सेकंड के 3 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो अदर नेम है वो क्या रहेगा? एक तो हम ईसीआर की फुल फॉर्म पढ़ लें और एक पढ़ लेंगे इसका दूसरा नाम क्या है। तो ईएसआर की फुल फॉर्म रहेगी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फुल फॉर्म रहेगी इलेक्ट्रॉन का ई, स्पिन रेजोनेंस, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो अदर नेम है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो रहेगा ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ईपीआर आए चाहे आपके ईएसआर आए, दोनों एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेम है। ईएसआर की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ईपीआर की फुल फॉर्म रहेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब पी को प्रोटॉन नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही दूसरा नाम है ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। दो भी इसके नेम ईपीआर ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात ये आती है कि स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन की रेडिएशन लेने से क्या होता है। ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से रीजन की रेडिएशन का यूज होता है? जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, वहां पे यूवी और विजिबल रीजन की जो रेडिएशन थी केवल उन्हीं का यूज हो रहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, उसके अंदर गामा रेडिएशन का यूज होता था। वैसे ही यहाँ पे ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम के, प्रकाश स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन की रेडिएशन का यूज होगा? तो इसमें हम लिखेंगे कि जो माइक्रोवेव रीजन होता है, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र होता है, तो माइक्रोवेव रीजन से यहाँ पे क्या आती है, रेडिएशन आती है, जिसके कारण से ईपीआर स्पेक्ट्रम या ईएसआर स्पेक्ट्रम बनता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयंस होगा, कोई भी कंपाउंड्स होगा जो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा या फिर बोले ईपीआर स्पेक्ट्रम या ईएसआर स्पेक्ट्रम बनाएगा, तो वो क्या करेगा, लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसके माइक्रोवेव रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसके बाद वो ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रम बनाता है। तो रीजन बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का माइक्रोवेव रीजन। अब ये बात आती है कि ईपीआर स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए कि कौन से मॉलिक्यूल्स है वो ईपीआर एक्टिव होंगे, कौन से वाले इनएक्टिव होंगे। तो सिर्फ हम क्या देखेंगे कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से। एक्टिव का मतलब है कि वे मॉलिक्यूल्स या वे आयन या वे यौगिक, वे कंपाउंड्स जो कि ये ईपीआर स्पेक्ट्रम दो शो करते हैं या ईएसआर स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वो क्या होंगे, ईपीआर या ईएसआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो कहलाते हैं। तो इसके कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, दो कंडीशन होती है इसके अंदर कि इस मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि उनकी जो न्यूक्लियर स्पिन बोले या फिर न्यूक्लियर स्पिन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। आगे समझ में। तो वे मॉलिक्यूल्स या वे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या आयंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जिनके न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू वो हाफ होती है, केवल वे मॉलिक्यूल्स जो इन कंडीशन को फॉलो करते हैं, सिर्फ वे मॉलिक्यूल्स ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या होते हैं, एक्टिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, ईपीआर या ईएसआर एक्टिव कहलाते हैं। यदि ये दोनों कंडीशन नहीं हो किसी कंपाउंड्स या किसी मॉलिक्यूल या आयन में,
ये वाली कंडीशन नहीं हो तब हम उसको क्या बोलेंगे, ईपीआर या ईएसआर इनएक्टिव बोलेंगे। और ऐसे कंपाउंड्स माइक्रोवेव रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण से ये ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रम है वो नहीं बनाते। अब हम इसका एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि ईपीआर एक्टिव है इनएक्टिव है। अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे देखने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए हमेशा आता है ये एटम्स में नहीं होती कभी भी। ईपीआर कोई भी एटम ईपीआर एक्टिव नहीं होता है, हमेशा मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा या कंपाउंड्स होगा। तो ईपीआर स्पेक्ट्रम है वो मॉलिक्यूल्स या आयंस और या कंपाउंड्स, केवल इनके द्वारा ही शो की जाती है। एटम्स जो होता है ना सेपरेट अकेला एटम है वो ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करता है, स्पेक्ट्रम नहीं बनाता है। तो मॉलिक्यूल्स आयंस और कंपाउंड्स ही पढ़ने हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको इसमें देखने हैं, मॉलिक्यूल आयन और कंपाउंड में देखने हैं, एटम के अनपेड इलेक्ट्रॉन वो नहीं देखनी है, ठीक है। तो हम करते हैं इसके एग्जांपल से किस प्रकार से देखेंगे कि कौन सा ईपीआर एक्टिव है कौन सा ईएसआर इनएक्टिव है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स करते हैं। ये दोनों कंडीशन याद रखना, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरी थी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है वो हाफ होनी चाहिए। अब करते हैं इसके एग्जांपल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें H2 मॉलिक्यूल से कि H2 मॉलिक्यूल है वो ईपीआर एक्टिव होता है या ईपीआर इनएक्टिव होता है। एक्टिव होंगे तो सारे के सारे क्या करेंगे, ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रम बनाएंगे, और जो एक्टिव नहीं होते वो क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम नहीं शो करते। सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल्स में हम सबसे पहले लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तो देखने से तो पता चल नहीं रहा है कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो हम इसकी एमओटी बनाएंगे। तो 1s1 एक हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो एमओटी से बनता है वो ऐसे। तो ये दोनों में क्या है, दोनों हाइड्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 इनकी बनाते हैं। तो कैसे बनेंगे, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पे। ये है H2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम। 1 इलेक्ट्रॉन 1 अकॉर्डिंग टू जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लो है या इलेक्ट्रॉन फिलिंग लो है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाएंगे। तो सबसे लो एनर्जी वाले में पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें आगे। इसके नाम आप लिखो तो सिग्मा बॉन्डिंग वनस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वनस। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं देखने की, ये तो हम बोलेंगे कि तो एक अनपेड है। H2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना कि एटम्स की। मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन्स कौन से देखेंगे, पेयर्ड या अनपेड है, मॉलिक्यूल्स के देखेंगे। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसमें क्या थी कंडीशन में कि ईपीआर या ईएसआर इनएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंडीशन थी एक्टिव होने के लिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, जो H2 मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, ईपीआर इनएक्टिव, ईपीआर इनएक्टिव, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा हम करते हैं B2 मॉलिक्यूल का। बोरोन का मॉलिक्यूल ले लिया हमने, एग्जांपल करें तो इसका दोनों बोरोन का एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p1 ये आ गया। अब हम बनाते हैं 1s 2s, तो बनाने की नीड ही नहीं है, सिर्फ सीधा क्या बनाते हैं 2p वाला बनाते हैं। 2p1 3 और 2p1 दूसरे बोरोन का, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो बनाने आते हैं आपको। क्या देगा B2 वाले की यहाँ बनेगी, तो यह किस प्रकार से बनेगा, 2 1 2 1, मतलब कि इसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है इस प्रकार से बनेगा। 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो 6 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 1 1 है, दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक दोनों इसमें जाएंगे नहीं, ऐसा तो कोई रूल होता नहीं कि इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो तो दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है पहले एक एक मतलब अनपेयर्ड पोजीशन में जाएंगे। उसके बाद यदि और इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हो तब उनकी पेयरिंग होती है, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होती है। दो ही इलेक्ट्रॉन है दोनों में एक ही दिया। अब देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे B2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इस B2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं
वो है B2 मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स। केवल इन्हीं के अंदर आपको क्या देखने हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। देखो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। अब ये मैंने देखना कि 2 है 3 है, कितने भी हो, बस अपने को ये देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, EPR एक्टिव माना जाएगा। आगे समझ में, इस प्रकार से अपने चेक करना है कि कौन से EPR एक्टिव है और कौन से EPR इनएक्टिव है। आ गया। अब तीसरा हम बात करें O2 मॉलिक्यूल की, उसमें देखना O2 मॉलिक्यूल है वो EPR एक्टिव रहेगा या फिर इनएक्टिव रहेगा। देखें तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम O2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल, दोनों ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 पे है, ये भी 8 पे है, 1s2 2s2 2p4, इसका भी 1s2 2s2 2p4। अब बनाते हैं ऑक्सीजन का, यहाँ पे लिखेंगे 2p4, 3 ऑर्बिटल्स हैं और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑक्सीजन का भी यही है 2p4, यहाँ बनाएंगे दोनों के, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो LCAO मेथड के अकॉर्डिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग 6 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो कि इस प्रकार से अरेंज रहेंगे 1 2 2। इस बार ये वाला सेम है, इसमें चेंज हुआ है, ऑप्शन आते ही ये दोनों ऊपर चले गए और ये वाला कहाँ आएगा, नीचे लिखा जाएगा। ये बन गए 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ से ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट करते हैं, ये बने हैं O2 मॉलिक्यूल के, ये दोनों ऑक्सीजन एटम के, तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें चेक करने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है अनपेयर्ड है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इस कारण से हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस कारण से ये क्या है, EPR या ESR एक्टिव माना जाएगा। 3 एग्जांपल्स करें, इसमें H2 क्या है, इनएक्टिव था EPR, और बाकी बचे हुए दोनों B2 और O2 मॉलिक्यूल है वो क्या रहेंगे, EPR या ESR इनएक्टिव माने जाएंगे। लिखें इसको। उसके बाद देखें नेक्स्ट आता है इसमें केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन यानी केमिकल शिफ्ट है सिग्नल्स की, वो किस प्रकार से होगी। नेक्स्ट देखें इसमें ये देखना है केमिकल शिफ्ट में कि अपना जो EPR स्पेक्ट्रम बनेगा या ESR स्पेक्ट्रम बोले वो किस टाइप से बनता है। देखें नेक्स्ट हेडिंग लिखें केमिकल शिफ्ट। ठीक है, केमिकल शिफ्ट को वही इस तरह लिख देंगे, डिनोट करेंगे। चेंज इन फ्रीक्वेंसी अराउंड न्यूक्लियस, सेम यही देखना है। 2 टाइप के EPR स्पेक्ट्रा बनते हैं इसमें, जो EPR स्पेक्ट्रा या EPR स्पेक्ट्रम बोले, EPR भी बोल सकते हैं ESR भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये 2 टाइप्स के बनते हैं। 2 टाइप्स में एक तो ऐसे बनता है, यदि हम EPR स्पेक्ट्रा है वो बनाए G की वैल्यू है और इस साइड हम ले लें I की वैल्यू, इंटेंसिटी, और ये G वैल्यू है, G वैल्यू लिख देते हैं, इसके बीच में बनाते हैं तो इस प्रकार से अपने को ये मिलता है। ठीक है, दूसरा यदि हमने, जबकि हम ये वाला ये जो सिग्नल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड सिग्नल बोलते हैं।
ब्रॉड और इसको बोले कंपोजिट सिग्नल बना है अपने पास में। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसकी जो भी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उनकी स्टडी हम इस वाले स्पेक्ट्रा से नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने को ब्रॉड सिग्नल प्राप्त हुआ है। इस कारण से इस सिग्नल को यदि हम किसी मॉलिक्यूल्स की या किसी भी कंपाउंड्स की स्टडी है वो ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं, तो अपने को चाहिए कि इसका स्पेक्ट्रम जो है वो शार्प आए, सारा पीक आए। इसमें इसमें पता ही नहीं चला कौन सी जी वैल्यू के ऊपर इसने क्या किया है, एडजॉर्प्शन किया है। तो क्या हुआ कि ये जो सिग्नल जो ब्रॉड आते हैं जनरली, उसको पीक सिग्नल में चेंज करने के लिए, शार्प सिग्नल बनाने के लिए क्या किया, दूसरा स्पेक्ट्रम बनाया गया, जिसमें इस वाली एक्सिस पे तो जी वैल्यू ही रखी गई, लेकिन इस वाली एक्सिस पे इस पे रखा गया डेल आई अपॉन में आई, इंटेंसिटी में डिफरेंस डिवाइडेड बाई आई। इस कारण से यहाँ पे एक पीक है वो इस प्रकार से शार्प सिग्नल है वो प्राप्त होता है। कई बनेंगे इसके अंदर शार्प सिग्नल, तो इसमें ऐसे बनाते हैं। इसमें एक तो है नहीं, कई मिलके इस प्रकार से ब्रॉड बन गया, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स बने इसको हम बोलेंगे शार्प सिग्नल। इसमें हम बता सकते हैं कि एक सिग्नल यहाँ है, दूसरा सिग्नल यहाँ है, जबकि इसको देखें तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि सारे सिग्नल मिक्स हो गए, क्या हो गए, ब्रॉड या कंपोजिट, इसको शोल्डर शेप सिग्नल भी बोलते हैं, ये बन गए। ठीक है, इस प्रकार से तो इसमें पीक सिग्नल सॉरी शार्प सिग्नल बनाने के लिए ये वाला लिखा गया यहाँ पे, और ब्रॉड सिग्नल में यहाँ पे इस वाले एक्सिस पे नॉर्मल इंटेंसिटी है वो लिखी जाती है। आगे समझ में, वो वाला कौन सा हो गया, शार्प पीक को बन गया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट इसके अंदर ये बन गए इतने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से किस प्रकार से इसमें स्पेक्ट्रम बनते हैं। तो स्पेक्ट्रम किसके बीच में बनता है, ये बनता है जनरली, फिर इस वाले ब्रॉड सिग्नल को पीक सिग्नल में चेंज करने, शार्प सिग्नल में चेंज करने के लिए ये किया गया कि ये वाली वैल्यू चेंज करके डेल आई अपॉन में आई रखी गई थी। उसके बाद में देखें इसमें क्या आएगा। उसके बाद में एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने। तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल था उसमें क्या आया था, उसमें आया था आपके हाइजेनबर्ग वाले में कण की या किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज और किसी पार्टिकल की सॉरी वेलोसिटी में चेंज, और ये था, और किसके इक्वल आया था, ये ऐसे आया था। वैसे था तो ये h अपॉन में 4 पाई, लेकिन ये h ये और ये सारे क्या कांस्टेंट थे, इस कारण से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। फिर इसमें चेंज क्या हुआ, कांस्टेंट ये वाले की जगह बराबर लगा के यहाँ क्या लिख दिया हमने, कांस्टेंट लिख दिया। डेल एक्स की जगह हमने लिख दिया डेल टी, और यहाँ पे हमने लिख दिया डेल डब्ल्यू। अभी डेल डब्ल्यू और डेल टी क्या है, जैसे इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वैसे ही इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब इसमें ये डेल डब्ल्यू कांस्टेंट की जगह कुछ भी आ सकता है, अपने को इन दोनों से मतलब है कि ये डेल डब्ल्यू क्या है यहाँ पे और डेल टी क्या है। ठीक है, डेल डब्ल्यू क्या आता है, ये यहाँ पे होती है पीक की विड्थ होती है, सिग्नल विड्थ ऑफ सिग्नल। तो इस वाले फॉर्मूले में ये जो है डेल डब्ल्यू, इसके लिए हम बोलेंगे विड्थ ऑफ सिग्नल। विड्थ ऑफ सिग्नल, ठीक है। और डेल टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल टी के लिए आता है रिलैक्सेशन टाइम, एक पीक बनाने के बाद में, एक सिग्नल शो करने के बाद में जो भी सिग्नल जिसकी वजह से शो हो रहे हैं वो यदि दूसरा सिग्नल शो करता है, तो दोनों के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। कुछ टाइम वो आराम करता है, रेस्ट करता है, और उसके बाद में वापस क्या करता है, माइक्रोवेव रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है। तो 2 बार माइक्रोवेव रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करने के बीच में वो जितने टाइम रेस्ट करता है वही टाइम उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो सिग्नल की विड्थ और रिलैक्सेशन टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल होता है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल माना जाता है, ये वाला रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज करेंगे। यदि मान लीजिए हम डेल टी को उठा के इस साइड ले गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड ले लेते हैं, किस में जाएगी, डिवाइड में लिखी जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/डेल 30। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज होगी तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब डेल टी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है
तो वहाँ पे जो विड्थ होती है सिग्नल्स की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये रिलेशन बन गया इस वाले से, इससे आए डेल्टी को उठा के बराबर से इस साइड ले गए, ये बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरे वाला अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मान लें यदि डेल्टी डिक्रीज होता है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें आप नोट लगा के एक साइड में लिखें कि जो ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ईपीआर बोले या ईएसआर, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिलैक्सेशन टाइम वेरी लेस यानी बहुत ही कम होता है। ये जब लेस बहुत कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिग्नल्स की विड्थ है, सॉरी सिग्नल की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम इज वेरी लो, इस कारण से विड्थ है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम बोले या विड्थ हाई रहेगी। और विड्थ यदि हाई रहती है तो अपने को जो सिग्नल प्राप्त होता है वो कैसा होगा, ब्रॉड सिग्नल प्राप्त होता है, जिसकी कारण से हम ईपीआर शो करने वाले कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टीज है वो डिस्क्राइब नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि पीछे पढ़ के हैं कि किसी भी कंपाउंड्स या किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री या फिर उसकी प्रॉपर्टीज की का एक्सप्लेन करने के लिए हमने को चाहिए शार्प सिग्नल। लेकिन ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से ये जो सिग्नल्स की विड्थ है वो हाई हो जाती है, इस कारण से वहां ब्रॉड सिग्नल प्राप्त होता है। और अपने को कौन सा चाहिए, शार्प सिग्नल, इस कारण से हम इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब मान लीजिए इस प्रकार से, अब एक होता है इसके अंदर हाइपर फाइन कॉन्स्टेंट होता है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कॉन्स्टेंट होता है, एक आता है इसके अंदर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, स्प्लिटिंग कांस्टेंट जिसे हम लिखते हैं कैपिटल ए से। तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट क्या होता है ये यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट में क्या आएगा, मान लीजिए अपना एक सिग्नल प्राप्त हुआ 1:2:1 में, सिग्नल्स का जो रेशियो हुआ था 1:2:1। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपना सिग्नल प्राप्त हुआ 1:1, इसकी लेंथ क्या है, इससे जस्ट डबल है तो 1:2:1, ट्रिपलेट था, हम बोलेंगे ट्रिपलेट था, और ट्रिपलेट में 3 पीक आएंगी, इस प्रकार से थी 1:2:1 की। अब ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम जानते हैं ए से लिखते हैं, और वो ए ही क्या होता है यहाँ पे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा बनेगा ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रम, उसमें दो सिग्नल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट ए के नाम से जाना जाता है। तो ये रहेगा यहाँ पे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं इसके एग्जांपल्स, किस प्रकार से पीक आती है और पीक आती कितनी है, किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे हम। अब देखिए एग्जांपल्स करते हैं इसके। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं H2 मॉलिक्यूल से। देखिए देखिए इसे स्टार्ट करें एग्जांपल्स। इसमें आएगा आपके एग्जांपल्स में H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो पीछे पढ़ के आए कि H2 मॉलिक्यूल में all electron are paired, all electrons are paired, so EPR इनएक्टिव होता है, क्योंकि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सिर्फ वही क्या होंगे, EPR एक्टिव।
H2 मॉलिक्यूल्स में पड़ गए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर थे H2 के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स में, इस कारण से EPR इनएक्टिव था। अब यदि हम ये कर दें कि H2 का क्या बना दें, या तो हम H2 का केटायन बना दें, या फिर हम H2 का क्या बना दें, एनायन बना दें। केटायन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये इस प्रकार से बचेगा, एक ही बचेगा। H2 का केटायन हो, चाहे उसका रेडिकल हो, चाहे उसका एनायन हो, तीनों में ही क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे इन तीनों के अंदर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से क्या होता है, ये EPR एक्टिव माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या था, H2 मॉलिक्यूल, जो न्यूट्रल H2 मॉलिक्यूल है वो तो क्या था, EPR इनएक्टिव। लेकिन यदि इसका हम केटायन बनाते हैं, केटायन का मतलब रेडिकल एक निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बचेगा, या फिर हम इसका एनायंस बनाते हैं तो उस टाइम क्या होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से ये EPR में क्या आता है, एक्टिव। ठीक है, ये केटायन का रेडिकल है, ये एनायन का रेडिकल हो गया। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल्स करते हैं। देखो हम H2 केटायन वाले का एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इसी के अंदर। तो होगा क्या, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, एक को हम मानेंगे कि एक के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू पता है अपने को कितनी होती है, हाफ होती है। तो फॉर्मूला वही लगेगा जिसमें हम नंबर ऑफ लाइन्स यानी कितनी पीक्स आएंगी वो ज्ञात करते हैं, लाइन्स वाले फॉर्मूले से वो रहेगा 2ni+1। अब आई की वैल्यू इन सभी में क्या आएगी, हाफ आएगी। हाफ आएगी तो इस आई की जगह हम क्या रखें, हाफ रखें। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा n+1। तो फॉर्मूले में हम n+1 रख के निकालें या 2ni+1 लिख के निकालें, लाइन्स की संख्या क्या आएगी, सेम आएगी। अब इसके लिए बात करते हैं, यहाँ पे n क्या है, तो n के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे जिसकी वजह से यहाँ स्प्लिटिंग हो रही है, केवल उनकी जो संख्या होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस में सिर्फ वे न्यूक्लियस आएंगे जिनकी वजह से यहाँ स्प्लिटिंग होती है। देखिए अब इसके लिए नंबर ऑफ लाइंस की संख्या निकालें तो क्या आएगा, 2 इंटू एन, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने जिनकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, 2 है, तो 2, और हाफ होती है इनकी न्यूक्लियर स्पिन प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2+1, 2+1 = 3, यानी सिग्नल्स में अपने को 3 लाइन्स है वो यहाँ पे मिलेंगे। 3 लाइन्स आई है ना, इसका मतलब 3 सिग्नल्स आए हैं। 3 सिग्नल्स को हम बोलते हैं ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट में ट्रिपलेट बनेगा तो उसका रेशियो क्या रहेगा, तो रेशियो हम बोलेंगे 1:2:1 रहेगा, हमेशा ट्रिपलेट का रेशियो यही रहता है। और इसका जो हम EPR स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जो कि हम ΔI/में, क्योंकि अपने को सारा पिक चाहिए तो इसकी साथ में बनाते हैं, इस साइड में लिखेंगे हम G वैल्यू। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ये। ठीक है, तो 1:2:1, यानी इसकी लेंथ 2 वाले की ज्यादा रहेगी और इनकी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो 1:2:1। इस प्रकार से हमें वहां पे H2 पॉजिटिव या H2 केटायंस के लिए जो स्पेक्ट्रा है वो प्राप्त होगा। एक एग्जांपल और देखो इसका क्या रहेगा, सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला में सभी में ये लगाना है और n की वैल्यू ध्यान से रखना है इसमें। देखिए सेकंड एग्जांपल से हम करते हैं CH3, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सेकंड CH3 रेडिकल है, मेथिल रेडिकल है, इसका एग्जांपल्स करें तो इसकी स्ट्रक्चर में ऐसे बनती है, कार्बन के ऊपर है एक रेडिकल, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, मेथिल रेडिकल है वो इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें क्या आता है देखो, CH3 रेडिकल में कार्बन है वो आइसोटोप की फॉर्म में भी मिलेगा ना, यहाँ पे आइसोटोप की फॉर्म में कैसे होगा देखो, मतलब ये जो होता है इसके 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और दूसरा होता है कार्बन 13। इसमें से ये वाला तो मिलता है अपने को 96.94%, मतलब कि इनकी नेचर में कितनी अपडेट है, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो 98.9 है, 98.9% है, और ये होता है 1.1% नेचर में। ठीक है, ये वाला इतना क्वेश्चन तो
यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा मानेंगे हम, अब ये वाला जो कार्बन होता है उसके लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है 0, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, ये ईपीआर इनएक्टिव होता है। अब ये देख के मत करना कि पूरा ईपीआर इनएक्टिव है, ईपीआर इनएक्टिव पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ इतना ही, सिर्फ ये वाला कार्बन है, तो ये जो कार्बन है इसमें से इतने परसेंट ये कार्बन है और इतने परसेंट ये कार्बन है, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट कार्बन कौन से, टोटल 100% कार्बन है यहाँ पे, उसमें से 98.9% जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इस फॉर्म में कार्बन 12 वाले में, और बचे हुए हैं वो कार्बन 13 वाले में। अब इसमें क्या आता है कि ये तो खुद तो क्या है, ईपीआर इनएक्टिव है क्योंकि इसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या है, 0 है, जबकि ये जो कार्बन 13 होता है इसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है हाफ, लेकिन ये कम मात्रा में, बहुत CH3 रेडिकल के जो मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन बोले हम, उसमें से सिर्फ 1 या 2 मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिसके अंदर C13 होता है कार्बन, बाकी सभी में ये मिलेगा, और ये तो ईपीआर इनएक्टिव होता है। तो जो न्यूक्लियर जो भी अपनी स्प्लिटिंग होगी वो होनी चाहिए इसकी वजह से, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण से हम बोलते हैं इसको वेरी डाइल्यूट न्यूक्लियाई, इसको क्या बोलेंगे, वेरी डाइल्यूट न्यूक्लियाई बोलेंगे। और डाइल्यूट न्यूक्लियाई होते हैं उनके कारण से स्प्लिटिंग शो नहीं होती है, ठीक है। इसमें बोलेंगे कि वेरी डाइल्यूट न्यूक्लियाई स्प्लिटिंग, एक साइड लिख देंगे इसको, स्प्लिटिंग शो नहीं करते, वेरी डाइल्यूट न्यूक्लियाई होते हैं वो स्प्लिटिंग शो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जितने ये इन दो फॉर्म में मिलेगा उसमें से ये होगा ना 98.9%, तो ये तो ईपीआर इनएक्टिव है, तो इसके कारण से कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती, इसके कारण से भी नहीं होगी, है तो ये ईपीआर एक्टिव लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होगी, कारण कि वेरी डाइल्यूट न्यूक्लियाई बहुत ही कम क्वांटिटी में वहां पे प्रेजेंट होता है। तो अब बच गए ये तीनों हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जिसके कारण से स्प्लिटिंग हो रही है वो 3 हुए, 1 2 3, तो एन की वैल्यू आ गई 3, और ये पता है कि हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स लाइंस की संख्या निकालें तो फॉर्मूला रहेगा 2n(i+1), इसमें रखे वैल्यू 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस जिनकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, तीनों हाइड्रोजन है, सिर्फ इन्हीं की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू में 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 3 + 1 = 4, तो नंबर ऑफ लाइंस 4 आ गई, 4 आ गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, क्वार्टेट है वो बन जाता है। क्वार्टेट बनेगा तो इसका रेशियो क्या रहेगा, 1:3:3:3:1, इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, 1:3:3:1, ये रहेगा इस क्वार्टेट का रेशियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका एक एग्जांपल सब आप लोग खुद से करके ले लेना। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका CH3CH2 रेडिकल, इसको हम बोलेंगे एथिल रेडिकल, ठीक है। इसमें कितने प्रकार से, किस प्रकार से ये बनेगा, सिग्नल्स वगैरह ये आप लोग खुद से करना, ठीक है। आज के लिए इतना, इसके बाद इसके नेक्स्ट एग्जांपल हम वो करेंगे कल की क्लास में।